कहानी की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड शाओजी से, जो रोड के बीचों बीच जमीन पर गिरी हुई थी। इसका अभी अभी एक कार से एक्सीडेंट हुआ है। तभी उस कार में से ड्राइवर गुस्से से बाहर निकलता है। उसका चेहरा देखकर लग रहा है जैसे आज शाओजी की खैर नहीं। लेकिन जैसे ही उसकी नजर शाओजी के मासूम से चेहरे पे पड़ती है तो बंदा वहीं के वहीं पिघल जाता है। अभी जो वेलक्रो बना हुआ था एक ही सेकंड में आइसक्रीम बन गया। वो फौरन शाओजी से कहता है, प्लीज आप रोइए मत, गलती आपकी नहीं मेरी है। शाओजी भी झूठे आंसू बहाते हुए उसे कहती है, अचानक मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था, इसलिए मुझे पता नहीं चला और मैं आपकी कार से टकरा गई। तभी उसकी नजर सामने खड़ी कार पे पड़ती है जो लिमिटेड एडिशन का लेटेस्ट मॉडल था। बस इतना देखते ही शाओजी के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो मन ही मन कहती है, ओ गॉड, इस कार की सिर्फ एक टायर की कीमत मेरी पूरी लाइफ की कमाई से भी ज्यादा महंगी है। फिर वो फौरन उस ड्राइवर से कहती है, मैं इसका डैमेज तो नहीं भर सकती, लेकिन मेरे पास जितने भी थोड़े बहुत पैसे हैं आप प्लीज वो ले लीजिए। इसी दौरान कार का ऑनर भी बाहर निकल आता है और ड्राइवर से कहता है, औरत के 2 आंसू बहाने से तुम उसकी बातों में आ गए। ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि हमारा हैंडसम बिलियनियर सीईओ जी युआन है। शाओजी तो उसे देखती ही रह जाती है, लेकिन हैंडसम फेस देखने से पहले मैडम की नजर उसके वॉच पर चली जाती है, फिर सूट और फिर शूज पर, और मन ही मन सबकी प्राइस कैलकुलेट करने लगती है। ये बंदा चल नहीं रहा, करोड़ों रुपए पहन कर घूम रहा है। वहीं जी युआन जैसे ही शाओजी के पास आता है तो उसी वक्त हवा चल पड़ती है और शाओजी के सर पर पड़ा स्कार्फ उड़ जाता है। जी युआन उसका चेहरा देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे उसके दिमाग का प्रोसेसर वहीं हैंग हो गया। शाओजी को देखते ही उसके दिल में लड्डू के साथ साथ फटाके भी फूटने लगे। वो उसके पास बैठकर पूछता है, तुम कहाँ रहती हो? ये सुनते ही शाओजी घबरा गई। ये मेरा एड्रेस क्यों मांग रहा है? कहीं घर आकर उधार तो वसूल नहीं करेगा? कहीं ये कोई गुंडा या बदमाश तो नहीं? अब सिर्फ एक ही दाव खेलना पड़ेगा। तो वो मासूम सी शक्ल बनाकर उससे झूठ कहती है कि मेरा नाम वेवे है, मैं यहीं पास के विलेज में रहती हूँ। मेरा हस्बैंड मुझे छोड़कर चला गया, इसलिए मैं यहाँ फूड स्टॉल लगाती हूँ ताकि अपने 2 छोटे बच्चों को पाल सकूं। फिर कहती है, मेरे पास आपके डैमेज जितने तो पैसे नहीं, लेकिन जितने भी हैं आप प्लीज वो ले लो, मैं बाकी बाद में दे दूंगी। ये कहते ही वो बड़ी चालाकी से अपनी पर्स में से रखे कुछ पैसे साइड कर देती है और बाकी पैसे जी युआन के सामने निकाल लेती है, जिसमें कुछ नोट और कुछ सिक्के थे। ये देखकर जी युआन को उस पर तरस आ जाता है। वो फौरन कहता है, रहने दो, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, तुम ये पैसे अपने पास रखो। बस फिर क्या था, शाओजी के दिल में तो बैंड बाजा बजने लगे, लेकिन मैडम की एक्टिंग अभी भी फुल ऑन चल रही थी। वो इमोशनल होकर कहती है, थैंक यू सो मच, मेरे बच्चे और मैं आपकी ये काइंडनेस कभी नहीं भूलेंगे, हम आपका ये एहसान जरूर चुकाएंगे। और मुड़कर मन ही मन हंसते हुए कहती है, तुमसे दोबारा मिलने वाला कौन है? और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी जी युआन उसका हाथ पकड़ लेता है। एक सेकंड के लिए तो शाओजी की सांस ही अटक जाती है। वो मन ही मन घबरा कर कहती है, लो गई काम से, लगता है इसने अपना माइंड चेंज कर लिया, अब जरूर डैमेज के पैसे मांगेगा। लेकिन जी युआन उसके हाथ में सिर्फ अपना अम्ब्रेला थमा देता है और मन ही मन सोचता है, ये बेचारी लड़की कितनी दुखी है। लेकिन उसे क्या पता, जिस लड़की पर वो इतना तरस खा रहा है उस बेचारी लड़की ने उसे सबसे बड़ा झूठ बोला है। ना उसके 2 बच्चे हैं और ना ही वो शादीशुदा है। शाओजी अम्ब्रेला तो ले लेती है, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, मुझे यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकलना होगा, कहीं इसका मूड न बदल जाए या मुझसे कॉम्पनसेशन के पैसे न मांग बैठे। अगर ऐसा हुआ तो मेरी वॉट लग जाएगी। इसीलिए वो फटाफट अपना सारा सामान उठाने लगती है। जी युआन भी जाकर अपने कार में बैठ जाता है। तभी उसका ड्राइवर कहता है, सर मुझे तो लगता है ये लड़की झूठ बोल रही है, क्या आपको वाकई इसकी बात पर यकीन है? जी युआन उसकी तरफ गुस्से से देख कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या मुझे लोगों की पहचान नहीं? कोई भी औरत मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। तभी ड्राइवर को किसी की कॉल आती है, जिससे बात करने के बाद वो जी युआन से कहता
कहता है, सर आपका भतीजा शीयू सिर्फ एक लड़की के लिए समंदर से शीशेल उठाने चला गया था। इस चक्कर में वो डूबते डूबते बचा और हॉस्पिटल तक पहुंच गया। ये सुन जी युआन कहता है, ये लड़का उस चालाक लड़की के प्यार में इतना अंधा हो चुका है कि वो जैसा चाह रही है से नचा रही है। काश उसके पास मेरी आधी भी समझ होती तो इस तरह वो बेवकूफ ना बनता, और हॉस्पिटल चलने को कहता है। वहीं शाओ जी को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उसने जी युआन से झूठ जो बोला वो मन ही मन उससे सॉरी कहती है। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, अगर मैं कॉम्पनसेशन दे देती तो इतने पैसे जमा कैसे कर पाती। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हम शाओ जी की बड़ी बहन को देखते हैं। वो एक फूड स्टॉल चलाकर बहुत मुश्किल से पैसे कमाती थी ताकि शाओ जी के ट्यूशन फी पे कर सके, लेकिन उसका हस्बैंड बिना सोचे समझे उसके सारे पैसे छीन लेता था। शाओ जी की बहन रोते हुए उसे कहती थी कि प्लीज ऐसा मत करो, ये शाओ जी की ट्यूशन फी पैसे हैं, लेकिन उसका जालिम हस्बैंड को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वो एक भी बात नहीं सुनता था और पैसे लेकर वहाँ से चला जाता था। उस वक्त शाओ जी बहुत छोटी थी, वो ये सब देखकर रोने लगती थी। उसकी बहन जो खुद टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी वो शाओ जी के सामने ऐसे प्रिटेंड करती थी जैसे सब ठीक हो, ताकि उसकी छोटी बहन और ज्यादा परेशान ना हो। प्रेजेंट में शाओ जी खुद से कहती है, शुक्र है मैं अपनी सिस्टर की तरह नहीं हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ और मुझे उनकी जान बचाने के लिए कैसे भी करके पैसे जमा करने ही होंगे। ये सोचकर वो अपने रिच बॉयफ्रेंड को मैसेज करती है, मैंने सुना है तुम पानी में गिर गए, क्या तुम ठीक हो? मैं अभी तुम्हारे पास आ रही हूँ। मैसेज भेजने के बाद शाओ जी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो मन ही मन कहती है, बस एक बार ये मुर्गा फंस जाए और इसे यकीन हो जाए कि मैं इससे सच में प्यार करती हूँ, उसके बाद मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी और मैं भी एक रिच वुमेन बन जाऊंगी। ये सोचकर तो मैडम के चेहरे की मुस्कुराहट रुक ही नहीं रही थी। लग रहा है जैसे फ्यूचर में आने वाले पैसों की काउंटिंग अभी से शुरू कर दी हो। दूसरी तरफ शाओ जी का मैसेज जी युआन पढ़ लेता है, जो उस वक्त अपने भतीजे शीयू को देखने हॉस्पिटल आया हुआ था। यहाँ हमें ये पता चलता है कि शाओ जी का बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि जी युआन का भतीजा शीयू है। जी युआन उसे रिप्लाई करता है, 20 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच जाओ, क्योंकि वो देखना चाहता है कि आखिर उसका भतीजा किस लड़की के चक्कर में फंस गया। उधर शाओ जी मैसेज देखते ही इतनी खुश हो जाती है जैसे उसकी लॉटरी लग गई हो। कहती है, ये जरूर शीयू के डैड हैं जो मुझसे मिलना चाहते हैं। और फिर मैडम को तो हवा में भी पैसे उड़ते हुए दिखाई देने लगते हैं। वो उन इमेजिनरी नोटों के पीछे भागते हुए कहती है, अरे मेरे पैसे, रुक जाओ मैं आ रही हूँ। उधर हॉस्पिटल में जी युआन शी के मोबाइल से शाओ जी का प्रोफाइल स्टॉक कर रहा होता है, लेकिन प्रोफाइल देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसने एक भी ऐसी पिक्चर अपलोड नहीं की थी जिससे उसका फेस क्लियरली दिखाई दे। एक फोटो में वो समंदर के किनारे बैठी हुई थी और उसके पास बहुत सारे शीशेल पड़े हुए थे। फोटो काफी एस्थेटिक लग रहा था। जी युआन उसका नाम पर मन ही मन कहता है, नाम तो किसी बहुत ही शरीफ और वेल मैनर्ड लड़की का लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये लड़की इतनी भी शरीफ होगी। फिर वो शीयू से कहता है, तो तुम इसके लिए पूरी रात बीच पर शीशेल इकट्ठा करते रहे सिर्फ एक फोटो के लिए? शीयू बिल्कुल प्राउड होते हुए कहता है, हाँ ना, देखिए कितनी प्यारी फोटो आई है। मुझे पूरा यकीन है जिसने पूरी रात लगाकर शाओ जी के लिए शीशेल इकट्ठा किए उसके दिल में मेरे लिए समथिंग तो जरूर होगा। ये सुनते ही जी युआन ने बेचारे के सपनों की जलती हुई मोमबत्ती को एक ही फूंक में उड़ा दिया। कहता है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुमसे बड़ा बेवकूफ नहीं देखा। फिर मजाक उड़ाते हुए बोलता है, एक काम करो, मैं अपनी पूरी कंपनी तुम्हारे नाम कर देता हूँ, वही गिफ्ट कर देना उस लड़की को, शायद वो और खुश हो जाए। शीयू उसकी बात को सीरियस ले लेता है। खुश होते हुए कहता है, अरे वाह, ये आइडिया तो मैंने सोचा ही नहीं, थैंक यू अंकल। जीयू उसे देखकर सर पकड़कर कहता है, पहले तो मुझे शक था कि तुम पागल हो, लेकिन अब पूरा यकीन हो गया है। मैं तो सोच रहा हूँ कि तुझ जैसे बेवकूफ को अपने जायदाद से ही बेदखल कर दूं। फिर उसे समझाते हुए कहता है, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ कि लड़कियों से दूर रहा करो। हमारी पूरी फैमिली औरतों के धोखे की वजह से बर्बाद हो चुकी थी। क्या तुम्हें याद नहीं, तुम्हारे सेकंड अंकल एक औरत के पीछे लगकर मेंटल हॉस्पिटल पहुंच गए थे। थर्ड अंकल एक औरत के चक्कर में अफ्रीका के जंगल में जिंगा लालाहू करते फिर रहे हैं, और तुम्हारे डैड वो भी एक औरत के चक्कर में सन्यासी बन गए, अब तो इमॉर्टल वाली लाइफ जी रहे हैं। इतना सब देखने के बाद भी तुम एक लड़की की बातों में आ रहे हो। तुम्हें पता है ना, लड़की जितनी सुंदर होती है उतना ही बड़ा धोखा देती है। ये हमारी फैमिली का कर्ज है। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए खुद एक अच्छी लड़की
ढूंढूंगी। शी फौरन मुंह बनाकर कहता है, आप रहने ही दो, आज तक आपकी लाइफ में एक लड़की भी नहीं आई, आप जानते भी क्या हो लड़कियों के बारे में। ये सुनकर एक सेकंड के लिए जी युआन के दिमाग में शाओजी का वो मासूम चेहरा फ्लैश होता है। वो मन ही मन सोचता है, उस जैसी साफ और प्योर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, उसकी आंखों में इतनी सच्चाई थी। शी फौरन पूछ लेता है, अंकल आप किस लड़की के बारे में सोच रहे हैं, क्या आपकी लाइफ में कोई है? जी युआन फौरन होश में आता है और कहता है, अपने काम से काम रखो। लेकिन मन ही मन खुश होते हुए सोचता है, लकीली जी फैमिली में सिर्फ मैं ही ऐसा होऊंगा जो एक अच्छी लड़की से शादी करूंगा। लो जी, ये तो अपने भतीजे से भी ज्यादा बेवकूफ निकला। इसे अभी तक बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि जिस अच्छी लड़की को वो शरीफ कह रहा है और जिस गोल्ड डिगर से वो नफरत कर रहा है, दोनों असल में एक ही लड़की है। नेक्स्ट सीन में हम जी युआन को देखते हैं जो कार में बैठा अब भी शाओजी के प्रोफाइल स्टॉक कर रहा होता है, लेकिन बेचारे को उसके प्रोफाइल में एक भी ऐसी पिक्चर नहीं मिलती जिसमें शाओजी का फेस क्लियरली नजर आ रहा हो। वो मन ही मन कह रहा है, कितनी चालाक लड़की है, फेसलेस पिक्चर डालकर सारे लड़कों का अटेंशन ले रही है। लेकिन जैसे ही उसके दिमाग में रोड वाली मासूम शाओजी का चेहरा आता है तो उसके होठों पर खुद ही स्माइल आ जाती है। खुद से कहता है, एक ये है और एक वो, कितनी इनोसेंट और सिंपल। फिर वो असिस्टेंट को कॉल करके कहता है, शाओजी नाम की एक लड़की को ढूंढो, उससे कहना कि जी युआन उसकी और उसके बच्चों की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। कॉल कट करने के बाद अभी वो उसके बारे में सोच रहा होता है कि तभी उसके कार के आगे से एक लड़की गुजरती है। असल में वो शाओजी थी, लेकिन उसका फेस उसे ठीक से दिखाई नहीं दिया तो वो समझ लेता है कि ये शी की गर्लफ्रेंड है। इसलिए वो फौरन हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है, मगर जब तक वो शी के पास पहुंचता है शाओजी वहां से जा चुकी होती है और शी बड़े मजे से अपने हाथ में एप्पल स्टार पकड़कर बैठा होता है जो शाओजी ने उसके लिए इतनी मेहनत से कट किया था। शी खुशी से कहता है, देखिए अंकल, मेरी गर्लफ्रेंड कितनी अच्छी है, कितनी मेहनत से उसने मेरे लिए फ्रूट कट किया है। अब आप ही बताओ, ऐसी अच्छी लड़की आज के जमाने में कहाँ मिलती है? और सबसे बड़ी बात, उसे तो ये भी नहीं पता कि मैं आपका भतीजा हूँ। वो तो मुझे बस एक आम इंसान समझती है। जो कुछ भी उसने मेरे लिए किया सब उसने अपने दिल से किया, किसी लालच में आकर नहीं। फिर जब जी युआन आंखें बंद करता है तो उसके सामने 2 बच्चों वाली माँ के बजाय शी की गर्लफ्रेंड दिखाई दी। ये देख वो एकदम शॉक्ड हो जाता है, मन ही मन कहता है, ये मुझे क्या हो रहा है? मैं उस लड़की के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? बेचारा खुद ही अपने दिमाग को रीस्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रोसेसर बार बार वहीं अटक रहा था। नेक्स्ट डे जी युआन ऑफिस पहुँचता है तो वहाँ सारे एम्प्लॉयज किसी खूबसूरत लड़की की बातें कर रहे होते हैं। सब कह रहे थे, उससे ज्यादा इनोसेंट और सुंदर लड़की हमने आज तक नहीं देखी। ये सुनकर जी युआन भी उनके पास चला जाता है और पूछता है, तुम लोग किसकी बात कर रहे हो? वो लोग कहते हैं, सर एक लड़की ऑडिशन देने आई है, बहुत ही खूबसूरत है। जी युआन फौरन समझ जाता है कि ये जरूर शी की गर्लफ्रेंड होगी। वो मन ही मन कहता है, मैं भी देखूं आखिर कौन सी लड़की है जिसने मेरे भतीजे को फंसाने की कोशिश की। बस फिर क्या था, उसने फौरन अपने असिस्टेंट को सारी मीटिंग्स कैंसिल करने का ऑर्डर दिया, क्योंकि आज जनाब का पूरा फोकस बिजनेस पर नहीं अपने भतीजे की गर्लफ्रेंड को सबक सिखाने पर था, ताकि वो दोबारा कभी शी के आसपास भी ना भटके। ये सोचते ही वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ शाओजी को देखते हैं जो बिल्कुल शांति से एक बुक पढ़ी होती है। वो इतनी क्यूट और मासूम लग रही थी कि वहाँ मौजूद लोग भी उसकी तारीफ करने लगते हैं। एक लड़की कहती है, कितनी सिंपल और मासूम है। लड़का कहता है, लग ही नहीं रहा कि ये ऑडिशन देने आई है, इसकी जगह कोई और होती तो अब तक 10 बार शीशा देख चुकी होती। लेकिन इन बेचारों को क्या पता, मैडम बुक नहीं पढ़ रही, बुक के अंदर मिरर छुपा कर अपना थोपड़ा चेक कर रही है। शाओजी मन ही मन कहती है, आज मैं एकदम परफेक्ट तैयार होकर आई हूँ, बस जल्दी से शी के अंकल आ जाएं और मेरे इस परफेक्ट लुक से इम्प्रेस होकर मुझे अपनी फ्यूचर नीस इन लॉ एक्सेप्ट कर लें। लेकिन दोस्तों उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि अगला शॉक उसकी पूरी एक्टिंग को हिला देने वाला है। तभी वहाँ जी युआन आता है। जैसे ही शाओजी की नजर उसके चेहरे पे पड़ती है तो उसे सीधा 440 वॉट का झटका लग जाता है। बेचारी मन ही मन कहती है, ये तो वही हैंडसम आदमी है, ये यहाँ कैसे आ गया? ओ शिट,
अगर मुझे पता होता कि इससे दोबारा मिलना है तो कम से कम सिंगल मॉम वाला झूठ तो कभी ना बोलती। अब उसका दिमाग फुल स्पीड से एक्सक्यूजेस ढूंढने लगा था। वो खुद से कहती है, अब मैं क्या करूं? नहीं, मैं इतनी आसानी से अपनी इतनी मेहनत पर पानी नहीं फेर सकती। हो सकता है इसने मुझे पहचाना ना हो, मुझे बस बात घुमानी होगी। लेकिन जी युआन तो किसी और ही दुनिया में पहुंच चुका था। जैसे ही उसने शाओजी को देखा, उसके आसपास फायरवर्क्स फूटने लगे और वो सीधा अपने ड्रीम वर्ल्ड में एंटर हो गया, जहां वो और शाओजी एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। जनाब तो उस ख्वाबी दुनिया से बाहर आना ही नहीं चाहता था। लेकिन तभी शी की आवाज आती है, अंकल। आवाज सुनते ही जी युआन होश में आता है और खुद ही हैरान होकर सोचता है, मैं इस लड़की के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? मानना पड़ेगा, लड़कों को ट्रैप करने में बहुत ही एक्सपर्ट है ये लड़की। और शाओजी से कहता है, अपना चेहरा जरा ऊपर करो। ये सुन शाओजी एक सेकंड के लिए टेंशन में आ जाती है, फिर मन ही मन खुद को मोटिवेट करती है, डरना नहीं है, इस दुनिया में बहुत से लोगों का चेहरा एक जैसा होता है, मैं भी ऐसे बिहेव करूंगी जैसे मैं इसको जानती तक नहीं। ये सोचकर वो मुस्कुरा कर जी युआन की तरफ देखती है। जी युआन उसका चेहरा देख सोच में पड़ जाता है, क्या ये वही लड़की है जो उस रात मेरे कार से टकराई थी? लेकिन अगले ही पल वो खुद को डांट देता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहाँ वो इतनी मासूम सी प्यारी जैसी लड़की और कहाँ ये चालाक गोल्ड डिगर। जरूर अंधेरे की वजह से मैं उस रात उसे ठीक से देख नहीं पाया, वरना मुझे कोई भी लड़की इतनी आसानी से उल्लू नहीं बना सकती। आफ्टर ऑल अपनी फैमिली का सबसे समझदार लड़का जो हूँ। बेचारे को ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इस वक्त उल्लू कोई और नहीं बल्कि वो खुद बन रहा था। तभी शाओजी शी से पूछती है, ये आदमी कौन है? हालांकि उसे अच्छी तरह पता था कि ये शी का अंकल है। शी भी उसे सच नहीं बताता, कहता है ये जी ग्रुप का सीईओ है, आज ये तुम्हारा इंटरव्यू भी लेंगे। ये सुनते ही शाओजी के मन में फिर से लड्डू फूटने लगे। वो फौरन शी की तारीफ करते हुए कहती है, वाह, तुम तो बहुत अमेजिंग हो, तुम तो जी ग्रुप के प्रेसिडेंट तक पहुंच गए। शी तो तारीफ सुनकर खुश हो रहा था, लेकिन जी युआन को गुस्सा आ रहा था। वो शाओजी से पूछता है, क्या तुम्हारी कोई सिस्टर है? शाओजी भी बिना डरे जवाब देती है, नहीं मिस्टर जी, मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। ये सुन जी युआन सोचता है, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं कि उसे ये नहीं पता कि शी मेरा भतीजा है। वो इतनी चालाक और होशियार है तो बिना पूरी तैयारी के इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है? उसे शाओजी की हर बात एक नई चाल लग रही थी। वो सीधा उसे कह देता है, तुम ही शी की वो गर्लफ्रेंड हो ना जिसने सिर्फ एक पिक्चर अपलोड करने के लिए उससे पूरी रात शी शेल इकट्ठा करवाया। ये सुनते ही शाओजी के मन में अलार्म बजने लगे। ओ नो, ये तो मेरे टिकटॉक आईडी तक पहुंच गया। लेकिन मैडम भी कम नहीं थी। वो फौरन बात घुमाते हुए कहती है, मुझे तो समंदर बहुत पसंद है, वहाँ जाकर बहुत सुकून मिलता है। लेकिन जैसे ही जी युआन का चेहरा देखती है तो सोचती है, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इस अमीर आदमी ने मेरी पूरी असलियत देख ली हो कि मैं कोई मासूम और सीधी सादी व्हाइट मूनलाइट नहीं, बल्कि असल में पैसों की दीवानी ब्लैक मूनलाइट हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, खुद को इतना डरा नहीं। तभी जी युआन उससे कहता है, मिस जी, आपकी चालें वाकई कमाल की हैं। आपने तो कुछ लोगों को समंदर में कूदने तक मजबूर कर दिया और आपने अपना नाम तक गलत बताया। आपकी आईडी में तो कुछ और ही नाम लिखा है। ये सुनकर शाओजी एकदम चुप हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या जवाब दे, क्योंकि इस बार उसके पास सच में कोई जवाब नहीं था। तभी शी उसकी तरफ से बोल पड़ता है, इसका सर नेम रोआन है। मेरी गर्लफ्रेंड ने कोई झूठ नहीं बोला और ना ही वो कोई चालाक लड़की है। आप इसे डरा क्यों रहे हो? जी युआन हल्की सी मुस्कुराहट देख कहता है, ओ, बहुत ही यूनिक सर नेम है मिस रोआन। ये कहकर वो गुस्से से उसकी तरफ देखने लगता है। जिसके बाद हम शाओजी को देखते हैं जो अपना फोटोशूट करवा रही थी और उधर जी युआन की नजरें तो बस उस पर ही टिकी हुई थी। शाओजी को भी फील हो रहा था कि कोई उसे कंटिन्यूसली देख रहा है, इसलिए वो थोड़ी अनकंफर्टेबल भी हो जाती है। लेकिन फिर मन ही मन खुद को समझाती है, मुझे अभी बहुत पैसों की जरूरत है, मैं डर नहीं सकती। ये सोचकर वो और भी अच्छे अच्छे पोज देने लगती है, जो देखकर जी युआन फिर से अपनी सपना कुमारी की दुनिया में खो जाता है, जिसमें शाओजी खुद उसके पास आती है और उसे सीड्यूस करने लगती है। जी युआन भी उस ड्रीम वर्ल्ड को फुल एंजॉय कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे डायरेक्टर ने रोमांस की शूटिंग शुरू कर दी हो। लेकिन डायरेक्टर की आवाज आई और जनाब सपना कुमारी की दुनिया से वापस आ गए
वो हैरान होते हुए सोचता है, मैं इस लड़की के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ, कहीं इसने मुझ पर जादू वादू तो नहीं कर दिया। बस यही सोचकर वो शाओजी को और भी ज्यादा डिसलाइक करने लगता है और मन ही मन कहता है, मुझे सिर्फ उस लड़की के बारे में सोचना चाहिए, वो कितनी गरीब है, मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। मैं ऐसी चालाक लड़की के चक्कर में कभी नहीं आ सकता। और जानबूझकर शाओजी को ऑडिशन में रिजेक्ट कर देता है, जो सुनकर शाओजी को बहुत गुस्सा आता है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम शी को देखते हैं, जो शाओजी को डिनर के लिए लेकर आया था। वो उससे सॉरी कहता है क्योंकि जी युआन ने उसे ऑडिशन में सिलेक्ट नहीं किया, जिस पर शाओजी कहती है, अरे नहीं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बल्कि मैं तो तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ, तुम्हारी वजह से मुझे इतना बड़ा चांस मिला। लेकिन ये सब सिर्फ ऊपर ऊपर से था, अंदर ही अंदर मैडम जी युआन को खूब गालियां दे रही थी। कहाँ मैं रिच बनने के सपने देख रही थी और कहाँ उस जी युआन ने मेरे सारे प्लान्स पर पानी फेर दिया। तभी शियो से पूछता है, तुम मेरा इतना ख्याल क्यों रखती हो? शाओजी प्यारी सी स्माइल देती है, लेकिन मन ही मन खुद से कहती है, क्योंकि अगर आज मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी तो कल तुम अपने पैसों से मेरा ख्याल रखोगे। फिर उसे कहती है, क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, बिल्कुल चांद की तरह। ये सुनकर शी शर्मा जाता है, लेकिन तभी एक बार फिर से विलन की तरह जी युआन एंट्री मारता है और दोनों का पूरा रोमांटिक मोमेंट स्पॉइल कर देता है। वो कबाब में हड्डी बनकर उनके साथ ही बैठ जाता है और शाओजी की टिकटॉक वीडियो के कैप्शन के ताने मारते हुए उससे चिढ़ाने लगता है कि वाकई तुम्हारा नाम समंदर की रानी, जो कहते सबको अपनी दीवानी, बिल्कुल सही रखा गया है। ये सुन शाओजी मन ही मन कहती है, आज मैं घर जाते ही वो वीडियो डिलीट कर दूंगी। लेकिन जी युआन का मूड तो आज उसे तंग करने का था। वो स्टाफ को बुलाकर कहता है, मेरे लिए एक ऐसा डिजर्ट लाओ जो बाहर से बहुत वाइट और स्वीट हो, लेकिन जैसे ही उसे कट करूं अंदर से बिल्कुल ब्लैक निकले। वो ये सब जानबूझकर शाओजी के लिए कह रहा था ताकि वो अनईजी फील करे। शी भी ये बात समझ जाता है। वो फौरन जी युआन से कहता है, बस भी करें, आप मेरी गर्लफ्रेंड को डरा रहे हैं। तभी शाओजी कहती है, कोई बात नहीं, मुझे लगता है अब मुझे जाना चाहिए, और स्टाफ से बिल लाने को कहती है। लेकिन जी युआन कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं, ये रेस्टोरेंट मेरा है, आज का डिनर मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए ट्रीट है। नॉर्मली ये सुनकर शाओजी खुशी से उछल पड़ती है, लेकिन आज पहली बार फ्री की ट्रीट भी उसे टेंशन दे रही थी। वो सिर्फ एक ही बात सोच रही थी, ये बंदा आखिर अगला बम मुझ पर कब फोड़ेगा। जिसके बाद जी युआन शाओजी को घर तक ड्रॉप करने निकलता है। पूरे रास्ते शाओजी एकदम चुप बैठी होती है, जो देखकर जी युआन मन ही मन सोचता है, लगता है मेरी बातों से ये सच में डर गई, तभी इतनी चुप है। लेकिन उसे क्या पता था कि मैडम तो इस कार के प्राइस सोच सोच कर खुश हो रही थी। कभी डैशबोर्ड देखती है तो कभी सीट्स, और कभी मन ही मन हिसाब लगाती है, इस कार की एक सीट बेच दूं तो शायद मेरी पूरी जिंदगी सेट हो जाएगी। तभी जी युआन उसे पानी का बोतल देता है, और दोस्तों बोतल देखते ही शाओजी की आंखें चमक उठी। वो उसे ऐसे पकड़ती है जैसे किसी ने उसके हाथ में खजाना रख दिया हो, क्योंकि वो कोई नॉर्मल बोतल नहीं थी, उसकी कीमत $2000 थी। जी युआन उसे इतना खुश देख हैरान होता है और सोचता है, ये लड़की सिर्फ एक बोतल से इतनी खुश हो गई। फिर वो उससे कहता है, मेरी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मेरा कोई भी भाई नहीं बचा, अब मेरे पास सिर्फ मेरा एक भतीजा है। शाओजी फौरन ऐसी एक्टिंग करती है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। वो पूछती है, अच्छा कौन है आपका भतीजा? जो सुनकर वो मन ही मन कहता है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम ये सब नाटक करी हो, लेकिन मैं तुम्हारे इस मासूम चेहरे के पीछे छुपी चालाक लड़की को देख चुका हूँ। फिर कहता है, मैं उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता, बस इतना समझ लो, उसकी वाइफ मैं खुद चूज करूंगा। ये सुन शाओजी कहती है, लेकिन मुझे लगता है आपको अपने भतीजे की पसंद की ही शादी करानी चाहिए, क्योंकि जिस शादी में प्यार नहीं होता वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। जी युआन कहता है, प्यार व्यार कुछ नहीं होता, ये सब बकवास बातें हैं। तभी शाओजी अचानक उसके थोड़े करीब आकर पूछती है, क्यों, क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसी लड़की नहीं जिसे आप पसंद करते हो? ये सुनते ही जी युआन के आंखों के सामने फौरन उसकी बेबे का चेहरा आ जाता है, लेकिन अगले ही सेकंड वो होश में आ जाता है और फौरन कहता है, नहीं, मुझे कोई लड़की नहीं पसंद, मुझे तो बस अपने प्राइवेट जेट से प्यार है। जिस पर शाओजी कहती है, हाँ आप पैसे कमाने में इतना बिजी रहते हो, प्यार के लिए टाइम कहाँ मिलता होगा। फिर वो ड्राइवर को कार रोकने को कहती है, क्योंकि उसका घर
पास ही था। कार से उतरते ही वो जी युआन को स्माइल के साथ थैंक यू कहती है, लेकिन जी युआन कोई जवाब नहीं देता, बस चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वहीं शाओजी बहुत खुश थी क्योंकि अब उसके पास $2000 वाली वाटर बोतल थी। मैडम को बोतल से ज्यादा उसकी प्राइस से मोहब्बत हो गई। लेकिन दूसरी तरफ जी युआन का मूड बिल्कुल उल्टा था। वो मन ही मन कहता है, इतनी शेमलेस लड़की हमारी फैमिली का हिस्सा कभी नहीं बन सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इस लड़की को कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तभी उसकी नजर कार में पड़ी शाओजी की स्क्वैश में पड़ती है जो वो गलती से भूल गई थी। जी युआन उसे उठाता है और शाओजी के बारे में सोच खुद ही मुस्कुरा देता है, लेकिन अगले ही पल खुद को डांटते हुए कहता है, मैं उस चालाक लड़की के ट्रिक्स में नहीं फंस सकता। आफ्टर ऑल मैं एक समझदार आदमी हूँ। ये कहकर वो स्क्वैशी को दूर फेंक देता है। लेकिन तभी उसकी नजर एक फूड कार्ट पे पड़ती है और उसे देखते ही उसे फिर से रोड वाली शाओजी मतलब के अपनी बेवे की याद आ जाती है जिसे ये पसंद करता है। और बस जनाब का दिल फिर से उल्टी फुल्टी मारना शुरू कर देता है। ऐसा लग रहा था जैसे दिमाग ब्रेक लगा रहा हो और दिल फुल स्पीड से रेस दबा रहा हो। इसलिए वो सीधा शाओजी से मिलने उसके फूड कार्ट की तरफ निकल पड़ता है जहाँ मैडम बड़े मजे से अपना फूड सेल कर रही होती है। वो मन ही मन खुश होते हुए कहती है, आज तो अच्छी सेलिंग हो गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्द ही अपनी सिस्टर से मिलने हॉस्पिटल जा सकूंगी। वो अभी ये सब सोच रही होती है कि तभी जी युआन एकदम हीरो वाली एंट्री मार देता है। लेकिन शाओजी के लिए ये एंट्री किसी विलन की एंट्री से कम नहीं थी। उसे देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो मन ही मन घबरा कर कहती है, ये यहाँ क्यों आ गया? कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया? मुझे लगता है ये जरूर पैसे लेने आया है। अब मैं क्या करूँ? फिर वो अपने फूड कार्ट की तरफ देख मन ही मन कहती है, इस फटीचर कार्ट से अगर भागने की कोशिश भी करूंगी तो 2 मिनट में पकड़ी जाऊंगी। तभी जी युआन से पूछता है, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? शाओजी कहती है, हाँ तुम मुझे याद हो, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। जी युआन फिर से पूछता है, तुमने अपने फेस पर मास्क क्यों पहना हुआ है? ये सुन शाओजी मन ही मन कहती है, क्योंकि मुझे डर है कि तुम मुझे पहचान लोगे और फिर मेरा कीमा बना दोगे। लेकिन वो ये सब उसे बोल तो नहीं सकती थी, इसलिए फौरन एक नया झूठ बोल देती है। कुछ दिन पहले मैं विलेज में चावलों की फसल में काम करी थी, इसलिए मेरे फेस पर एलर्जी हो गई। पूरे फेस पर रेड रेशेस हैं, इसलिए मास्क पहना हुआ है। ये सुन जी युआन को उस पर बहुत तरस आता है। वो मन ही मन कहता है, ये कितनी हार्ड वर्किंग लड़की है। फिर उससे कहता है, तुम्हारे कार्ट में जितने भी फूड हैं सब मुझे दे दो, मैं सब खरीद रहा हूँ। लेकिन शाओजी फौरन मना कर देती है। वो कहती है, मुझे पता है आपकी इंटेंशन अच्छी है, लेकिन मैं आपसे हेल्प नहीं ले सकती। आप फिक्र मत करो, मैं ये सब खुद सेल कर लूंगी। ये सुनकर जी युआन तो एकदम हैरान रह जाता है। वो मन ही मन कहता है, इतनी हॉनेस्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लड़कियां भी होती हैं क्या? उधर शाओजी मन ही मन कहती है, इस वक्त मैं शाओजी नहीं बल्कि वेवे हूँ। मैं तुमसे कोई एडवांटेज नहीं ले सकती, क्योंकि अगर तुम्हें पता चल गया कि शाओजी और वेवे एक ही लड़की है तो तुम मुझसे पैसे भी लोगे और मुझे सॉसेज की तरह फ्राई भी कर दोगे। इसीलिए वो जल्दी से टॉपिक चेंज करते हुए कहती है, आप पहली बार मेरे फूड कार्ट पर आए हो, प्लीज कुछ खा कर जाना। ये कहकर वो जी युआन के हाथ पर सॉसेज पकड़ा देती है और फिर स्माइल करते हुए कहती है, अब आपको जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ रहोगे तो मैं ठीक से काम नहीं कर पाऊंगी। लेकिन जी युआन तो सॉसेज को देखकर शाओजी पर और भी फिदा हो जाता है। वो मन ही मन कहता है, ये कितनी काइंड लड़की है। उसके लिए वो सॉसेज भी 5 स्टार डिनर से कम नहीं लग रहा था। वो उल्टे पैर अपने कार की तरफ जाने लगता है, लेकिन वो इतना खुश था कि उसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। कार में बैठने से पहले वो अपने असिस्टेंट को इशारा करता है। असिस्टेंट फौरन शाओजी के पास जाता है और उसे 5000 युआन पे करके भाग जाता है। शाओजी पीछे चिल्लाती रह जाती है, नहीं मैं ये पैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। लेकिन तब तक दोनों जा चुके होते हैं। तभी शाओजी के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है। वो फौरन कॉल रिसीव करती है। डॉक्टर उसे कहता है, जितनी जल्दी हो सके सर्जरी फीस अरेंज करो, पेशेंट की कंडीशन अब काफी सीरियस होती जा रही है। ये सुनते ही शाओजी के चेहरे की सारी खुशी एक पल में ही गायब हो जाती है। वो फौरन डॉक्टर से कहती है, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं अभी ट्रांसफर करती हूँ। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ शाओजी रोते हुए अपने ब्रदर इन लॉ को कॉल
करती है और गिड़गिड़ा कर कहती है, प्लीज मेरी सिस्टर को बचा लो, उसकी ट्रीटमेंट के लिए पैसे दे दो, मैं बाद में आपके एक एक पैसे लौटा दूंगी। लेकिन उसका ब्रदर इन लॉ उसकी एक भी नहीं सुनता, सीधा कॉल कट कर देता है। ये सीन देखकर समझ आता है कि शाओजी सिर्फ पैसों के पीछे ही नहीं भाग रही, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी मजबूरी छुपी हुई है। प्रेजेंट में ये सब याद करके शाओजी बहुत उदास हो जाती है। तभी उसके फोन पर शी का मैसेज आता है। वो उसे जी फैमिली के विला में आने का इनविटेशन देता है और उसे अपनी डेट बनकर साथ चलने के लिए भी पूछता है। ये मैसेज देखते ही शाओजी की उदासी फिर से हवा हो जाती है। वो खुशी से उछल पड़ती है, बस अब मेरी मंजिल सिर्फ एक कदम दूर है, उसके बाद मैं भी एक रिच वुमेन बन जाऊंगी। याहू! मैडम का मूड भी वाईफाई के सिग्नल की तरह निकला, कभी लो तो कभी फुल स्पीड। दूसरी तरफ हम जी युआन को देखते हैं जो मीटिंग में बैठा होता है, लेकिन मीटिंग पर ध्यान देने के बजाय जनाब अब भी शाओजी की आईडी स्क्रॉल करे थे, लेकिन इस बार भी उसे कुछ नहीं मिलता। तभी शाओजी लाइव आती है। लाइव स्ट्रीम के थ्रू उसे पता चलता है कि शाओजी जी फैमिली के विला जा रही है। बस ये देखते ही वो बिना एक सेकंड सोचे पूरी मीटिंग कैंसिल कर देता है और वहाँ से सीधा विला के लिए निकल पड़ता है। इधर शाओजी जी विला पहुँचती है, लेकिन मैडम का मूड थोड़ा ऑफ था क्योंकि उसका मोबाइल खराब हो गया और 1 घंटे से पहले लाइव स्ट्रीम बंद हो गया। अभी अभी उसके हाथ एक नया मुर्गा लगा था जो उसे खूब गिफ्टें सेंड कर रहा था। वो मुर्गा कोई और नहीं जी युआन ही था। तभी वो शी और उसके फ्रेंड की बातें सुन लेती है। शी के फ्रेंड उसे समझा रहे थे कि शाओजी बहुत अच्छी और इनोसेंट लड़की है, उसका दिल मत तोड़ना। लेकिन शी उदास होते हुए कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे अंकल कभी भी इस शादी के लिए नहीं मानेंगे, मुझे उनकी पसंद की लड़की से ही शादी करनी पड़ेगी। ये सब सुनकर शाओजी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्टिंग तो बनती है ना। वो फौरन अपना टचअप करती है, फिर अपने आंखों में आई ड्रॉप डालती है, रोने वाली शक्ल बना लेती है ताकि शी के सामने ये शो कर सके कि उसे बहुत बड़ा शौक लगा है। 1-2 सेकंड में ही खुशी लड़की से दुखी हीरोइन बन जाती है। लेकिन ये सब करते हुए जी युआन उसे देख लेता है। वो फौरन उसका हाथ पकड़कर साइड पर ले जाता है और उसे ब्लैकमेल करते हुए कहता है, चुपचाप जाकर शी को अपनी सारी सच्चाई बता दो वरना उसे तुम्हारी रिकॉर्डिंग सुना दूंगा। ये सुनते ही शाओजी उसके हाथ से फोन छीनने की कोशिश करती है। इस चक्कर में दोनों बहुत ही क्लोज आ जाते हैं। जी युआन का दिल धड़कने लगा, वो शाओजी के करीब जाने लगा। इससे पहले कि कुछ होता उसी वक्त शी वहाँ आ जाता है। दोनों को इतने पास देख बेचारा एकदम हैरान रह जाता है। तभी जी युआन कहता है, अब तुम खुद सच बताओगी या मैं शी को सब बताऊं? शाओजी मजबूरन शी की तरफ देख कहती है, सच ये है कि मुझे बहुत पहले से पता था कि तुम जी फैमिली के सन और जी युआन के भतीजे हो। लेकिन जी फौरन बोल पड़ता है, पूरा सच बताओ। तभी शी फौरन शाओजी के पास आकर कहता है, मुझे पता है अंकल ने तुम्हें ये सब कहने के लिए फोर्स किया है, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन शाओजी अपना हाथ छुड़ा कर रोते हुए कहती है, नहीं मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया, मैं ये सब अपनी मर्जी से कह रही हूँ। आई एम रियली सॉरी, लेकिन आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। इतना कहकर वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। उधर जी युआन उसकी एक्टिंग देख हैरान था, मन ही मन सोचता है, ये सच में ब्रेकअप करके गई या मुझे फंसा कर गई? आखिर ये चालाक लड़की साबित क्या करना चाहती है? और वो भी उसके पीछे चला जाता है। बेचारा शी वो तो बस वहीं खड़ा दोनों को जाते हुए देख रहा होता है। उधर शाओजी मन ही मन खुद को मोटिवेट करते हुए कहती है, कोई बात नहीं, मैं इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं हूँ, अब भी मेरा चांस खत्म नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो उसकी टक्कर सीधा जी युआन से हो जाती है। वो उसे देख कहता है, थोड़ी देर पहले तो तुम बहुत रो रही थी, अब क्या हुआ? मुझे पता है तुम ये नाटक कर रही थी। शाओजी भी फौरन जवाब देती है, अब आपको क्या प्रॉब्लम है? मैंने आपके भतीजे के साथ ब्रेकअप तो कर लिया। जी युआन कहता है, हाँ लेकिन मुझे तुम पर भरोसा नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ, और उसकी तरफ कुछ पेपर्स बढ़ा देता है। पेपर्स देख शाओजी के दिल में तो लड्डू फूटने लगे। वो मन ही मन सोचती है, कहीं ये मुझे पैसे देने तो नहीं आया? बिल्कुल ड्रामे की तरह, जहाँ रिच सीईओ हीरोइन को 30 मिलियन देकर कहता है, मेरे भतीजे का पीछा छोड़ दो, और वो हीरोइन डील रिजेक्ट करके अपना सच्चा प्यार चूज करती
है। अगर ऐसा हुआ तो मैं तो बिना सोचे पैसा ही चूज करूंगी। लेकिन जैसे ही वो पेपर्स खोल कर देखती है तो उसमें सिर्फ 1 मिलियन युआन ही लिखा होता है। वो फौरन हैरान होकर कहती है ये क्या है, जिस पर जी युआन कहता है शुक्र करो मैं तुम्हें ये भी ऑफर कर रहा हूँ, वरना तुम्हें साइड करने के लिए तुम्हारी रिकॉर्डिंग ही काफी है। ये सुन शाओजी फौरन उसका मोबाइल छीन लेती है और रिकॉर्डिंग डिलीट करने लगती है। जी युआन हंसकर कहता है डिलीट करने का कोई फायदा नहीं, इसके बहुत सारे कॉपीज मेरे पास पहले से ही हैं। बस फिर क्या था, गुस्से में शाओजी फोन ही जमीन पर फेंककर तोड़ने लगती है। जो देख जी युआन बड़े आराम से कहता है ठीक है तोड़ दो, वैसे इस फोन की प्राइस सिर्फ 50,000 युआन है। 50,000 युआन सुनते ही शाओजी का सारा गुस्सा हवा हो जाता है। वो फौरन फोन उठाती है और उसे वापस पकड़ा देती है, फिर चुपचाप पेपर्स पर साइन कर देती है। ये देख जी युआन भी सरप्राइज हो जाता है और मन ही मन कहता है लगता है इसकी सबसे बड़ी कमजोरी पैसा है। फिर वो कहता है आज के बाद तुम शी से कोई कांटेक्ट नहीं रखोगी, अब मेरे सामने उसे ब्लॉक करो। शाओजी फौरन अपने मोबाइल से शी का नंबर ब्लॉक कर देती है, लेकिन जी युआन का दिल अब भी नहीं भरा। वो कहता है पहले ब्लॉक करो फिर उसका नंबर भी डिलीट कर दो ताकि वो दोबारा तुमसे कांटेक्ट ही ना कर सके। शाओजी गुस्से में कहती है तुम यंग तो नहीं, फिर तुम्हें ये सब कैसे पता। ये सुन जी युआन गुस्से में आग बगोला हो जाता है। वो उससे कहता है तुम्हें क्या मैं बुढ़ा लगता हूँ, मेरी एज ही क्या है अभी। शाओजी मन ही मन सोचती है सच कहूँ तो इसकी एज का पता नहीं चलता, ऊपर से इतना हैंडसम वो भी रेयर वाला और पैसे भी बेशुमार। बस अफसोस जनाब लड़कियों को पहचानने में एक्सपर्ट निकले। ऐसे सोने में जड़ा हुआ हीरा अगर खुद चल कर मेरे पास भी आ जाए फिर भी मैं उसे छूने की हिम्मत नहीं करूँगी। वहीं जी युआन गुस्से से लाल मन ही मन कहता है मैं तो शी यू से सिर्फ 6 साल बड़ा हूँ, क्या ही अजीब नजर है इसकी। खैर छोड़ो, ऐसी चलाक और मतलबी लड़की को सफाई देने की जरूरत नहीं, जो सोचना है सोचती रहे। इसके बाद शाओजी शी को ब्लॉक करके उसका नंबर डिलीट कर देती है और फोन जी युआन को दिखाती है। तो वो कहता है अब एक काम करो मुझे ऐड करो ताकि मुझे पता चलता रहे कि तुमने दोबारा शी से कांटेक्ट नहीं किया। तभी जी युआन का असिस्टेंट अपना टैबलेट लेकर आता है और शाओजी को ऐड करने को कहता है क्योंकि जी युआन के सारे सोशल मीडिया अकाउंट वही देखता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जी युआन अपने खुद के पर्सनल वीचैट अकाउंट में उसे ऐड करवाता है। ये देख असिस्टेंट मन ही मन सोचता है मुझे तो लगता है सर अपने भतीजे को साइड पर करके खुद का टांका फिक्स करना चाहते हैं। वहीं शाओजी जाते हुए सोचती है जब आ ही गई हूँ तो ऐसे खाली हाथ तो नहीं लौटूंगी। अगर मुझे कांटेक्ट करने की इजाजत नहीं तो कोई बात नहीं, मुझे भी अपना काम निकालने का तरीका आता है। सीधा रास्ता बंद है तो फिर घूम फिर कर मंजिल तक पहुंच ही जाऊंगी। और उसे आंख मार कर एक ड्रिंक उठाकर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जी युआन घर आता है तो देखता है कि शी ने रो रो कर अपनी हालत बुरी कर दी। उसे देखकर जी युआन मन ही मन कहता है अब इस उल्लू के फट्टे को क्या हो गया। पता चलता है कि जनाब तो शाओजी के लिए रो रहे हैं। शी फौरन जी युआन को एक वीडियो दिखाता है जिसमें शाओजी बार में बैठी रोते हुए ड्रिंक कर रही होती है और कह रही होती है मैं एक पर्सन को बहुत पसंद करती हूँ। हाँ मुझे उसकी आइडेंटिटी पहले से पता थी, मुझे पता था कि मैं उसके काबिल नहीं हूँ, फिर भी मैं उससे प्यार कर बैठी, बस मेरी ये गलती थी। ये सुनकर शी का फ्रेंड जो सी बार में मौजूद था जहाँ शाओजी एक्टिंग कर रही थी बहुत ही इमोशनल हो जाता है और वो शी को कॉल करके कहता है इतनी इनोसेंट लड़की को तू अकेला कैसे छोड़ सकता है। देख अगर तू वापस नहीं आया तो मैं बता रहा हूँ मैं इस लड़की को चेस करना शुरू कर दूंगा। आखिर इतनी अच्छी लड़की मिलती कहाँ है। ये सुनते ही शी को जलन होने लगती है। वो फौरन कहता है वो मेरी है, उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ। बस इतना कहकर वो फौरन निकलने लगता है, लेकिन जी युआन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है तुम
कहीं नहीं जा सकते। शी भी गुस्से में जवाब देता है, अंकल आज मैं हर हाल में शाओ जी के पास जाऊंगा, मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। अगर तुमने मुझे रोका तो मैं ये भूल जाऊंगा कि आप मेरे अंकल हो, और वहाँ से जाने लगता है। जी युआन सोचता है इससे बहस करने का कोई फायदा नहीं, इसलिए वो पास रखा स्टैचू उठाकर उसके सर पर हल्का सा मार देता है ताकि वो बेहोश हो जाए, और बेचारा शी एक ही हिट में सीधा बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ हम शाओ जी को देखते हैं जो अपनी ही एक्टिंग से खुद थक चुकी थी, लेकिन इतनी एक्टिंग के बाद भी शी का कोई अता पता नहीं होता। वो बोर होते हुए शी को दोस्त को देखने लगती है जिसने थोड़ी देर पहले शी को कॉल की थी। फिर मन ही मन कहती है ये भी बुरा नहीं, काफी हैंडसम है। अभी वो ये सोच रही होती है कि तभी वहाँ पर शी आ जाता है। बेचारा इतना मार खाकर आया है कि उसका पूरा चेहरा सूजा हुआ होता है। वो शाओ जी से कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, देखो अंकल ने मार मार कर मेरी क्या हालत कर दी, फिर भी मैं तुमसे मिलने आया हूँ, प्लीज तुम मुझे एक चांस दे दो। शाओ जी उसे देखते ही फौरन एक्टिंग मोड ऑन कर लेती है। वो ऐसा बिहेव करती है जैसे उसका दिल टूट गया और वो शी से दूर रहना चाहती है और रोते हुए वहाँ से बाहर चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है उसका रोना फौरन हंसी में बदल जाता है। वो शी पर हंसकर कहती है ये लड़का इतना बुद्धू कैसे हो सकता है। तभी अचानक जी युआन उसका हाथ पकड़ लेता है और बिना कुछ कहे उसे सीधा अपनी कार में बिठा देता है और उससे कहता है वाह क्या जबरदस्त चाल चली है तुमने, शाम को सीधा बिल से बाहर निकाल लिया। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। आगे कहानी काफी इंटरेस्टिंग और फनी होने वाली है। नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।